नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने जो जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के वर्ल्ड लाइनर्स क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू की थी, उसका जो भाग 4 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और यह जो आपकी सीरीज है वर्ल्ड लाइनर्स क्वेश्चन और आंसर की, यह आपकी जो परीक्षा होने वाली है यूपी लेखपाल की परीक्षा, उसके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी यह जो सीरीज है आपकी वन लाइनर्स क्वेश्चन आंसर की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक इसके 3 वीडियोज हमने अपलोड कर दिए हैं। प्रत्येक वीडियो में हम 50 इंपॉर्टेंट जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन जीके, जीएस और करंट अफेयर्स को प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और चींटी के डंक में कौन सा एसिड, कौन सा अम्ल पाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मैथेनोइक अम्ल, यानी कि इसको हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। तो यह जो अम्ल होता है आपके चींटी के डंक में पाया जाता है। तो अब इसे याद रखिएगा, मैथेनोइक अम्ल या कह लीजिए आप फार्मिक अम्ल, यह जो है चींटी के डंक में पाया जाता है। तो अब इसे याद रखिएगा। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा आपको? तो न्यूयॉर्क में आपको मिलेगा यूनिसेफ का हेडक्वार्टर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, दूसरी यानी कि सेकेंड जो आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस थी, यह किन 2 शहरों के मध्य चलाई गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपकी जो सेकेंड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन थी, यह चलाई गई थी नई दिल्ली से कटरा के मध्य। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं जो आपकी पहली वंदे भारत थी वह चलाई गई थी नई दिल्ली से वाराणसी के मध्य। तो दोनों आपको याद रखना है। और भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जो है भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। तब इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हरित क्रांति का जनक पूछ ले भारत में, तो भारत में हरित क्रांति का जनक हम कहते हैं एम एस स्वामीनाथन को। तो दोनों आपको याद रखना है। इंडिया आफ्टर गांधी, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, विश्व के पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को किस स्पेस एजेंसी ने नियुक्त किया है? यह आपके करंट अफेयर्स का प्रश्न 2021 का। तो विश्व के पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने वाली जो स्पेस एजेंसी है बन गई है ESA, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ऐसा करने वाली पहली स्पेस एजेंसी बन गई है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। आपको बताना है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर आपका है शुरू किया गया था 1973 में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। इस समय किसका सरकार था? तो उस समय सरकार थी आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी की। उस समय इंदिरा गांधी जो है प्राइम मिनिस्टर थी हमारे देश की। तब इसे ध्यान दीजिएगा। तथा प्रतिवर्ष जो है आपका 29 जुलाई का जो दिन होता है आपका मनाया जाता है वर्ल्ड टाइगर डे, यानी कि विश्व बाघ दिवस के रूप में प्रतिवर्ष हम 29 जुलाई को मनाते हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एकदम लेटेस्ट का जो टाइगर का सेंसस हुआ है उसके अकॉर्डिंग भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है? आप हमें इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 2 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान था जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को। कौन करता था? तो भारत के राष्ट्रपति करते थे। तो लोकसभा में आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 2009 में जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था 2009 में। आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का जिक्र है, यानी कि कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? तो हमारे संविधान का जो शेड्यूल 8 है, शेड्यूल 8 है, इसमें टोटल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, टोटल 22 भाषाएं इसमें सम्मिलित हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आप हमारा है, जो बुक्सा टाइगर रिजर्व है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल में। तथा यह क्यों फेमस है? तो यह रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। किसके लिए? तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए यह फेमस था जो है आपका बक्सा टाइगर रिजर्व। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए यह टाइगर रिजर्व फेमस था। इसके बाद अगला प्रश्न आप हमारा है, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो भारत में जो पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थी इसकी स्थापना सूरत में की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप हमारा है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी अप्रैल 1935 में। आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?
तो आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें 5 जो सदस्य होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं, और इसमें आपके जो 10 सदस्य होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं। तो इनमें से जो आपके 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 2 वर्ष का होता है। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। और 2011 के सेंसस के अनुसार भारत का लिंगानुपात यहाँ पे पूछा गया है, तो 940 यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पे भारत में 940 महिलाएं थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इसी को हम कहते हैं लिंगानुपात। तो 2011 में कितना लिंगानुपात था? 940 था। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है? ब्लूटूथ का आविष्कारक पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे। तो जॉब हॉटसन के द्वारा जो है ब्लूटूथ का आविष्कार किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? तो न्यूरॉन का जो कौन सा भाग है जिससे सूचना प्राप्त होती है? तो डेंड्राइट से, न्यूरॉन के डेंड्राइट से जो है सूचना की प्राप्ति होती है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और तमिल नववर्ष यानी कि तमिल का जो न्यू ईयर होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको पुथांडु या पुथु वरुषम के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इसको हम कहते हैं तमिल नव वर्ष। आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न हमारा है, उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत किस नाम से जानी जाती है? तो उत्पादन की प्रति यूनिट जो होती है, कुल लागत जो होती है, इसको हम जानते हैं औसत लागत से। तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो है उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत जो है औसत लागत के रूप में जानी जाती है। और सत्यजीत रे की आपको उस मूवी का नाम बताना है जिसमें अर्ध सामंती भूस्वामी जमींदारी प्रथा के जो मूवी जो है अर्ध सामंती भूस्वामी जमींदारी प्रथा के उन्मूलन यानी कि पतन से संबंधित है। तो इस मूवी का नाम था जाल सागर। यह मूवी जो है मेनली जो बंगाल में अर्ध सामंती भूस्वामी जमींदारी प्रथा चली आ रही थी उसकी जो है पतन पर बनाई गई थी जाल सागर मूवी, जिसके निर्देशक थे आपके सत्यजीत रे। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, जल सागर। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह जो है पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, चेन्नई बंदरगाह। और खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने जो है हाजिक उल मुल्क की पदवी को त्याग दिया था? तो आप ध्यान दीजिएगा, खिलाफत आंदोलन के दौरान जो हकीम अजमल खां थे, इन्होंने हाजिक उल मुल्क की पदवी को त्याग दिया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हकीम अजमल खां। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ जो है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो आप ध्यान दीजिएगा, जो पौधे होते हैं, पौधों के द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में जो है नाइट्रोजन का जो है उपयोग किया जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 29 अप्रैल। दोस्तों, यह जो सीरीज है आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड वन लाइनर्स क्वेश्चन आंसर की, आपकी जो लेखपाल की परीक्षा होने वाली उसके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी यह सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज को आपको डेली बेसिस पर फॉलो करना है। इसके टोटल हम 10 वीडियोज अपलोड करेंगे। 10 वीडियोज के माध्यम से टोटल 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? आपको बताना है। तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। यह 3 सदस्यीय आयोग था। आप इसे ध्यान दीजिएगा, यह एक 3 सदस्यीय आयोग था जिसकी अध्यक्षता की गई थी फजल अली के द्वारा। आप इसे ध्यान दीजिएगा, फजल अली ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसके 2 अन्य लोग कौन कौन से थे, व्यक्ति कौन कौन से थे इससे संबंधित? तो एक थे आपके और के.एम. पडिक्कर और दूसरे थे आपके हृदयनाथ कुंजरू। तो ये 3 सदस्यीय आयोग था। इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली तथा 2 अन्य व्यक्ति इसमें थे आपके, एक का नाम था के.एम. पडिक्कर और दूसरे व्यक्ति थे आपके हृदयनाथ कुंजरू। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इसका जो गठन किया गया था 1953 में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष आपके थे अरविंद पनगड़िया। कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया जो थे ये नीति आयोग के पहले क्या थे? तो उपाध्यक्ष थे। आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। और इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो आप ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो है किस वर्ष संसद के द्वारा पारित किया गया था? तो 1990 में पारित किया गया था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा जो है वर्तमान में इसकी अध्यक्ष हैं, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत का 100वां यहाँ पे 100 अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था? आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत का जो 100वां अंतरिक्ष अभियान था यह शुरू किया गया था सितंबर 2012 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद और लंदन में संपन्न दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो एकमात्र, आपको पता होगा 3 इंपॉर्टेंट गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था, जिसमें से एकमात्र जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसकी अध्यक्षता की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, वह कौन सा था? तो सेकेंड था। तथा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। जो भीमराव अंबेडकर थे, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, हिस्सा लिया था। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले कहाँ पर होती है? तो बंगाल में होती है औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले। वह भूमि क्या कहलाती है जिसमें किसी एक वर्ष के दौरान या एक से कम वर्ष के समय के लिए कृषि नहीं की जाती है? तो इसको हम कहते हैं प्रतिभूमि। प्रतिभूमि क्या होती है? जिसमें जो है एक वर्ष या एक से कम वर्ष के लिए इसमें खेती नहीं की जाती, तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, इसको हम कहते हैं प्रतिभूमि। इस प्रकार की भूमि पर जहाँ पर एक वर्ष या एक वर्ष से कम के लिए जिस पर खेती नहीं की जाती, ऐसी भूमि को हम प्रतिभूमि कहते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना जो थी यह भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी। इसके बाद भोजन के पाचन में कौन मदद करता है? तो लार जो है यह भोजन के पाचन में मदद करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है तैयार करता है आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को, तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद वातावरण में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 78% जो है आपको मिलेगी इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन। और राष्ट्रमंडल खेलों का पहला आयोजन, मतलब पहला जो राष्ट्रमंडल खेल था कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो कनाडा में 1930 में किया गया था। और लेटेस्ट यानी कि 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल होगा आपका होगा बर्मिंघम, यानी कि 2022 का बर्मिंघम में आयोजित किया जाएगा आपका राष्ट्रमंडल खेल। इसके बाद सदन का अनिश्चित काल के लिए स्थगन किसके द्वारा किया जाता? तो उस समय सदन का जो पीठासीन अधिकारी या अध्यक्ष होता है उसी के द्वारा जो है सदन का अनिश्चित काल के लिए स्थगन कर दिया जाता है, तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगर सदन का सत्रावसान पूछा होता है, यानी कि सदन के सत्र की जो है समाप्त कौन करता है? तो सदन का जो सत्रावसान होता है वो करने का अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। तो दोनों आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किस देश को मध्यरात्रि के सूर्य की भूमिका देंगे? मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं हम? तो नॉर्वे को जो है मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। भक्ति आंदोलन में आलवार किसकी उपासना करते थे? तो भक्ति आंदोलन में जो आलवार होते थे ये विष्णु की उपासना करते थे। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस होती है। और गुब्बारों में भरने के लिए कौन सी गैस का हम प्रयोग करते हैं? तो गुब्बारों में भरने के लिए जो है हम हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ से हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पीपीपी मॉडल के तहत किस राज्य में भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जाएगी? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, पीपीपी मॉडल के तहत, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, पीपीपी मॉडल के तहत भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की जो स्थापना वो की जाएगी छत्तीसगढ़ राज्य में, आप इसे याद कर लीजिएगा। जानवरों के लिए पहला सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क किसने स्थापित करने का निर्णय लिया था? तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ऐसा करेगी। आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो जानवरों के लिए पहला सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करेगी। इथेनॉल संयंत्र को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इथेनॉल संयंत्र को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है आपका बिहार, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। बिहार भारत का पहला राज्य जिसके द्वारा इथेनॉल पॉलिसी को मंजूरी दे दी थी, तो आप इसे याद रखिएगा। दोनों आपको याद रखना, अगर पहला इथेनॉल संयंत्र की स्थापना पूछे तो संयंत्र तो स्थापित किया जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में, लेकिन इथेनॉल पॉलिसी को मंजूरी देने वाला पहला राज्य था आपका बिहार, तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद और भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो उत्तराखंड में जो है भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य था आपका हिमाचल प्रदेश, तो यह भी आपके करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य था आपका हिमाचल प्रदेश। इसके बाद अगला भी करंट अफेयर्स का आपका प्रश्न है, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? तो केरल में जो है भारत का पहला श्रमिक संग्रहालय, मतलब श्रमिक
आंदोलन संग्रहालय जो है खुला गया है केरल में, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो आपकी जो भाखड़ा नांगल परियोजना यह हिमाचल प्रदेश में मिलेगी आपको सतलज नदी पर, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो आपका जो हीराकुंड बांध है यह महानदी पर मिलेगा, उड़ीसा राज्य में, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। महानदी पर मिलेगा आपको हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये हमारा चौथा वीडियो था वर्ल्ड लाइनर्स क्वेश्चन आंसर की सीरीज का। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, तो इसका जो अगला वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।